स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरीज चैनल में। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मीना देवी भूख से तड़प रही थी। सुबह से उनकी बहू अदिति ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। बहू ने सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाई जो उनके खाने से पहले ही खत्म हो गए थे। इसलिए मीना देवी जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर उनकी बहू अदिति ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान होकर मीना देवी जी अपनी बहू अदिति के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। मीना देवी की बात सुनकर अदिति मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख लगती है, दूसरा तो कोई काम है नहीं आपको। टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाइए। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो मैं रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर मीना जी का मन उदास हो गया। फिर वह धीरे से बोली, बहू, अगर तू कहे तो मैं अपने लिए कुछ बना लूं। यह सुनकर अदिति गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या? कहकर अदिति किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाला और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोस कर लाई और मीना देवी के आगे रखकर बोली, खा लो। ऐसा कहने के बाद अदिति पर्स उठाकर घर से बाहर चली गई। चावल तो फ्रिज में रखे थे, लेकिन फिर भी वह खराब हो गए थे। उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। मीना जी ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिया और फिर उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और फिर सारे बर्तन धोकर किचन साफ किया और चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई और सोचने लगी कि अदिति ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, मगर यह घर उसका भी तो है, इसलिए वह खुद का खाना तो खुद बना ही सकती है। अगले दिन सुबह मीना जी अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उतने में उनका बेटा अशोक कमरे में आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे खर्चे चलाने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। पापा के 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि घर का एक कमरा किराए पर दे दिया जाए। किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद भी हो जाएगी। मीना जी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगता है वही कर। उसके बाद अशोक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, माँ, तू अपना कमरा खाली कर दो और नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। वह कमरा छोटा है ना, इसलिए उसमें टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कौन किराए पर लेगा? मीना जी चौंक कर बोली, पर बेटा, वह कमरा बहुत छोटा है और वह तो स्टोर रूम है ना, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? अशोक बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में चली जाना, और वैसे भी तू तो घर में ही रहती है ना, और जिसको हम कमरा किराए पर देंगे उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी वह कमरा ज़्यादा छोटा नहीं है, और पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? मीना जी कुछ समय शांत रही और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो कमरा है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस कमरे में भी सारे सुख सुविधाएं हैं। उस पर अशोक बोला, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह हमने अपने मेहमानों के लिए रखा है। तू तो अच्छे से जानती है कि अदिति के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए यह खाली कमरा मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। मीना जी चौंक कर बोली, पर बेटा, वह कमरा बहुत छोटा है और वह तो स्टोर रूम है ना, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? अशोक बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में चली जाना, और वैसे भी तू तो घर में ही रहती है ना, और जिसको हम कमरा किराए पर देंगे उसको तो सारी सुख सुविधाएं चाहिए ना। वैसे भी वह कमरा ज़्यादा छोटा नहीं है, और पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है?
मीना जी कुछ समय शांत रही और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो कमरा है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस कमरे में भी सारे सुख सुविधाएं हैं। उस पर अशोक बोला, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते। वह हमने अपने मेहमानों के लिए रखा है। तू तो अच्छे से जानती है कि अदिति के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए यह खाली कमरा मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। मीना जी सब समझ गई थी कि उसके बेटे ने उसका ही कमरा किराए पर देने का ठान लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए अशोक ने जो कहा उस पर मीना जी ने ज़्यादा बहस नहीं किया। उसने अपना थोड़ी सी ज़रूरत की सामान ली और छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई। उस छोटे कमरे में उनका दम घुट रहा था, लेकिन फिर भी वह उस कमरे में अपना दिन काट रही थी। नए किराएदार भी आ चुका था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम मंटू था, जो एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ यह देखता था कि अदिति और उसका पति अशोक अपनी बूढ़ी माँ जी के साथ कैसा सलूक कर रहा है। यह सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे मीना जी मंटू को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। मंटू भी आते जाते मीना जी का हाल चाल पूछा करता और उनका ख्याल रखा करता था। अशोक और अदिति दोनों पति पत्नी को मीना जी से कुछ लेना देना ही नहीं था। अदिति बस बचा हुआ खाना लेकर आती और उनके थाली में रखकर चली जाती, और बेटा तो उनके तरफ देखता भी नहीं था। मीना जी समझ चुकी थी कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। लेकिन फिर भी वह अपनी आंखें बंद करके किसी पालतू पशु की तरह उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनका दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उनको अपने बेटे बहू के सहारे रहना पड़ता था। कभी कभी मीना जी को बहुत रोना आता। मीना जी मंटू को अपने मन की सारी बातें बताने लगी थी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही की वजह से ही हुई थी, लेकिन वह ज़्यादा नहीं बोल पाई। जब उनके पति जिंदा थे और वह काम पर जाते थे, तब घर में उन दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए, तब भी अशोक को उन्होंने घर खर्चे में मदद किया। जब तक मेरे पति घर चला रहे थे, तब तक अशोक अपने सब पैसे बचा लेता था, और जब उसके पापा पूरी तरह असमर्थ हो गए, तब शर्म और मजबूरी में उसको घर चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह साफ साफ कुछ भी नहीं कर सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको न्यूमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख देते थे तो ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, इसलिए अशोक आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में जब पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब अशोक ने उनकी दवाइयाँ पूरी तरह बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। मीना जी बहुत घबरा गई और वह दौड़ते हुए अशोक के कमरे की तरफ भागी और अशोक के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, चल हम उन्हें जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर अशोक बोला, माँ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मीना जी पूरी रात पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी उनकी मालिश कर रही थी तो कभी सर दबा रही थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में शमशान जैसी शांति छा गई। अशोक रोने का नाटक करने लगा और अदिति तो ऐसे रो रही थी जैसे उसे वास्तव में ससुर के चले जाने का बहुत दुख हो रहा है। असल में तो सबसे ज़्यादा धक्का मीना जी को लगा था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी।
मीना जी की आंखों में अश्रुधारा बहे जा रही थी और उसके हाथ थर थर काँप रहे थे। मीना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, लेकिन उनको हिम्मत से काम लेना था। जैसे ही वह कहना चाहती हो कि अब ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के जिम्मेदार तो तुम दोनों ही हो, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। पति का क्रियाक्रम कर दिया गया। मीना जी के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती थी कि अगर अशोक ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनके मौत के बाद अदिति और अशोक का व्यवहार बहुत बदल गया था। मीना जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी। पर उनका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार मंटू उनके पास आया और मीना जी को उसने कुछ बातें समझाई। यह सुनकर मीना जी के आंखों में एक नई उम्मीद जाग गई। दूसरे दिन सुबह मीना जी अदिति और अशोक के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। मीना जी की बात सुनकर अदिति बहुत खुश हो गई। अशोक ने थोड़ी दुखी होने का नाटक किया, जिसके बाद मीना जी उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखकर बोली, अशोक तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और अदिति तुम्हें इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम दोनों। और फिर मीना जी हंसकर बोली, हाँ मैं यह बातें सच कह रही हूँ कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूँगी, लेकिन मैं इस घर से भी कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धा आश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, बल्कि मेरे जैसा बूढ़े लोग रहेंगे और यह मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर अशोक और अदिति दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अशोक और अदिति दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि मीना जी खुद घर छोड़कर चली जाएगी, यह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको मीना जी की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। मीना जी की बात सुनकर अशोक गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तो इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है। इस पर मीना जी गुस्से से बोली, तुम भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे ही नाम है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैं कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में ही सोचूं। अशोक घुटनों के बल गिरकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों तेरे अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। मीना जी ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन फिर भी तूने सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचा, अपने माँ बाप के बारे में नहीं। फिर मैं तेरे बारे में कैसे सोचूं? तू बस अपने परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ही इस घर छोड़कर चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब इस घर में अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर मीना जी अपने कमरे में चली गई। अशोक और अदिति शांत मीना जी को जाते हुए देखते ही रह गए। मीना जी ने अपने जैसी बूढ़ी माँ को उसके घर में आश्रम दिया। मंटू की मदद से वह वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, अगर आजकल के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ गैर व्यवहार करें तो बूढ़े माँ बाप
कठोर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।